28 फरवरी को देश की संसद में बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट को लेकर कमोडिटी मार्केट काफी हद तक उत्साहित नजर आ रही है। सीटीटी एक इशू है, एफसीआरए एक इशू है, इसके अलावा वेयर हाउसिंग को लेकर काफी बातें हो रही हैं। इन सब मुद्दों पर कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एनएमसीई के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं। इसके अलावा वेयर हाउसिंग कंपनी किसान धन के सीईओ अशोक मित्तल जी मौजूद हैं। साथ ही रुचि सोया के आरवी रामानुजन साहब मौजूद हैं। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस सत्र में, बजट सत्र में कमोडिटीज को लेकर क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे एनएमसीई के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मिश्रा जी के पास। अनिल जी, स्वागत है मार्केट टाइम में। सर, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीटीटी को लेकर? जो भी इश्यूज हैं, मार्केट काफी हद तक पिछले 2 साल से इसकी मार झेल रहा है, वॉल्यूम बहुत हद तक कम हो चुके हैं। क्या लगता है इस सत्र में कुछ एड्रेस हो सकती है प्रॉब्लम? अभी सरकार ने कुछ नई कमोडिटीज को, मेनली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को सीटीटी के एग्जाम्प्ट लिस्ट में लाया है। तो ये एक स्टेप से हमें तो लगता है कि आगे चल के कम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को सरकार सीटीटी से एग्जाम्प्ट कर देगी। और इसके बाद रियली किसानों का जो पार्टिसिपेशन है या हेजर्स का पार्टिसिपेशन है, जो सीटीटी की वजह से नहीं हो रहा है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर महंगाई को रोकनी है, बैलेंस प्रोडक्शन सप्लाई साइड को प्रोड्यूस कर बढ़ाना है, तो किसानों के रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनके पास एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना होगा और उसके लिए सीटीटी का एग्जम्पशन बहुत जरूरी है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। दूसरी चीज हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है कमोडिटी एक्सचेंजेस में, जिससे लिक्विडिटी नहीं आ रही है। और बैंक दोनों को लेंड करती है, वो किसानों को भी, प्रोड्यूसर्स को भी करती है और प्रोसेसर्स को भी करती है। जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो प्रोसेसर्स को नुकसान होता है, उसकी वजह से उनका डिफॉल्ट होता है और एनपीए बन जाता है। जब कमोडिटी की प्राइस बहुत गिर जाती है तो किसान डिफॉल्ट करते हैं और एग्रीकल्चरल लोन में डिफॉल्ट हो जाता है और एनपीए बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि, एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बजट में कि बैंकों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार उत्साहित करे। स्पेकुलेशन के लिए नहीं, कम से कम उनके बोरोवर और लेंडर के लिए वो एग्रीगेटर के रूप में काम करें और हेजिंग करें कमोडिटी एक्सचेंजेस पर। वेयर हाउसिंग को लेकर किस तरह की बातें हो सकती हैं, इसके लिए हमारे साथ वेयर हाउसिंग कंपनी किसान धन के सीईओ अशोक मित्तल जी हैं। अशोक जी, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस बजट में वेयर हाउसिंग को लेकर खासकर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो वो काफ़ी समय से, पिछले साल भी उन्होंने जो 5,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया नाबार्ड के थ्रू, ताकि साइंटिफिक वेयर हाउसिंग को बढ़ावा दिया इसके, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस बार भी वैसा जरूर होगा, बल्कि हो सकता है उससे कुछ अच्छा ही हो। इसके साथ साथ में मैं समझता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो विश लिस्ट में हैं, जो WDRA का होल जो पूरा मैकेनिज्म है इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, अभी राइट नाउ उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मेरे ख्याल से उसके साथ साथ में उसकी मैनेजमेंट क्या है, उनके टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, उनका प्रोसेस या पॉलिसीज़ कैसी हैं, इनका वेटेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पूरा एक्ट है उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सारे संशोधन करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर अगर फोकस जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो आपने सीटीटी वाला क्वेश्चन पहले पूछा है, मुझे लगता है वो बहुत एक क्लियर इंडिकेशन है 2-3 चीज़ों का। नंबर 1, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है उसको तुरंत अनाउंस कर रही है। उसके लिए वो किसी बड़ी इवेंट का वेट नहीं करते हैं कि बजट में ही अनाउंस करेंगे, जैसे ही डिसीजन हुआ अनाउंस कर दिया। नंबर 2, उनको ये भी बहुत क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, जिसमें कि जो फार्मर, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, मिलर्स जो एक्चुअल एग्री कमोडिटी में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन या कॉस्ट ऑफ हेजिंग कम हो। तीसरी बात, वो ये भी समझ रहे हैं कि जैसे पैडी या राइस है, ऐसी बड़ी क्रॉप जो हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, वो कमोडिटीज़ एक्सचेंज में हो और लोग कॉरपोरेट उसमें हेजिंग करें। तो उन्होंने वो कमोडिटीज़ में सीटीटी एग्जेम्प्ट किया है जो जिसमें से काफ़ी सारी ट्रेड ही नहीं हो रही हैं। तो लेकिन इस तरह की कमोडिटीज़ पहले थी, लेकिन एक तरह से महंगाई को, फ्यूचर ट्रेड को वजह माना जाता है कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को एक कमोडिटीज हटानी भी पड़ी। वो बहुत पुरानी बात हो गई है। मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। 2007 के बाद में अभी हम करीब 8 साल आगे बढ़ गए हैं। और आप देखेंगे तो वो जो कमोडिटीज़ हैं, खासतौर पे जो पल्सेज हैं, बहुत सोच समझ के उन्होंने सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाउ कर दिया है। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सक्सेसफुल रहती हैं, जो मैं मान के चलता हूँ रहेंगी, तो उन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, अगर किसी को याद रहेगा, जब उड़द बैन हुआ था तो 3,500 रुपये का रेट था, अभी 8,500 रुपये का रेट है। तो महंगाई और वो चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है।
अभी सिर्फ ये देखना है कि उसमें लिक्विडिटी बराबर बनी रहे और लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। गवर्नमेंट ये देखती है हाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो बैन होने वाली चीज़ तो अभी खत्म ही हो गई है। बिकॉज अगर वो नई कमोडिटीज़ 38 कमोडिटीज़ अनाउंस करते हैं जिसमें कि ज़्यादातर कमोडिटीज ऐसी हैं जो ट्रेड नहीं हो रही हैं, दैट इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि भाई ये तो होनी ही चाहिए, वरना तो सीटीटी का कोई मतलब ही नहीं उसमें हटाने का, राइट। तो ये कमोडिटी लॉन्च होनी चाहिए और उनका साइज बहुत बड़ा है, और प्लस जो ऑलरेडी ट्रेड हो रही है उसमें सीटीटी मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो जाना चाहिए। एडिबल ऑयल की जो मार्केट है करीब करीब एक साल से डिप्रेशन में है। हमारे साथ एडिबल ऑयल के कारोबार से जुड़ी बहुत बड़ी कंपनी रुचि सोया के आरवी रामानुजन जी हैं। रामानुजन जी, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इस बजट से क्या देखती है? देखिए, अगर आप देखें इंडिया की अभी करंट सिचुएशन में अपना मैक्सिमम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंट है सो फार एज एडिबल ऑयल इज कंसर्न। बार बार बातचीत आती है, कभी गवर्नमेंट मतलब आप अगर देखेंगे कि लास्ट 2 इयर्स में जैसे गैप अपना ओलिन और सीपीओ की देखें वो कम होती जा रही है, तो एक साल तो ऐसा पूरा ऐसा गया कि अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं तो मोर देन प्रोसेसिंग इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज बल्क ओलिन आपका इंपोर्ट हुआ। ये जाके ठीक हुआ इस साल में जब गवर्नमेंट ने वो गैप को रखते हुए सभी मतलब ऑयल में उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसमें मतलब बेनिफिट तो आना था, जो आया भी। पाम में तो बहुत अच्छा बेनिफिट आया, बट सोया अनफॉर्चुनेटली एक मतलब अपना क्रॉप के कारण तो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ उसमें। सो अभी देखें तो उसमें कैपेसिटीज अगर देखें तो हार्डली कोई मतलब प्लांट चला पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में I mean, every processor wants some, extra benefit so far as the, from the government is concerned, which is what can keep our local industry very strong so that हम imports कम करें, क्योंकि import जब करते हैं तो इतना अपना forex अपना बाहर जाता है, जितना हम इसको support कर पाएं वो इंडिया इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा होगा। तो क्या गवर्नमेंट इस बजट में ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ इंसेंटिव या फार्मर्स को कुछ इस तरह से प्रमोट करने के लिए कुछ अनाउंस कर सकती है? देखिए, ये हम लोग हमारी कंपनी ने कैनेडियन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर करी है अभी, जिसमें नॉन जीएमओ सीड हम लोग को बोलते हैं, जो इंडिया के लिए मतलब एक बहुत आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। तो उसमें अपनी जो ईल्ड आती है वीसावी जीएमओ सीड की जो ईल्ड आती है वो सोचो अभी हमारी 1 टन पर हेक्टर आती है, तो जीएमओ सीड की 2-2.5 टन आती है। एक ये है कि हम क्या जीएमओ में चले जाएं, बट जीएमओ ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो हम लोगों ने ऐसे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करी है कि नॉन जीएमओ सीड का ही रिसर्च करके हम उसकी यील्ड बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग रुचि फर्स्ट है इसमें जाने के लिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव द यील्ड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट जीएमओ सीड्स आर गिविंग। वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा इंडिया के लिए। हमारे साथ वीरेन वकील जी भी हैं जो कि पैराडाइम कमोडिटी रिसर्च प्रोवाइड कराते हैं कमोडिटी सेक्टर के लिए। उनसे जानना चाहते हैं वो क्या देखते हैं इस बजट से। इंडियन टर्म्स में मैं देख रहा हूँ कि करीबन 8-10 साल से हर बजट नॉन इवेंट ही रहा है। तो आजकल की जो मार्केट की इंटरकनेक्टेडनेस है उस पार्लेंस में मैं इस बजट को भी मैं नॉन इवेंट ही मानूंगा। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो गवर्नमेंट का परसेप्शन और फ्यूचर रोड मैप उसका एक अंदाज इस पे से आएगा। एग्रीकल्चर पे क्या फोकस आता है और वेयर हाउसिंग में आगे फर्दर थ्रस्ट क्या आता है, वो देख के मैं ब्रॉडर आउटलुक सोचूंगा कि वे फॉरवर्ड क्या हम कहाँ जाएंगे। कैस्टर सीड को लेकर ये इवेंट हो रहा है और कैस्टर सीड में इंडिया की एक्सक्लूसिविटी है, एक तरह से हम मार्केट लीडर हैं। इस तरह की कमोडिटीज को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ इस बजट में अनाउंस हो सकता है जिनमें हम ग्वार है कैस्टर सीड में, जिनमें हमारी एक तरह से मार्केट में मोनोपोली है? काफ़ी चीज़ों में जैसे हम मोनोपोली प्रोड्यूसर है, गवार जैसे कि कैस्टर है, जीरा में भी वी आर मोनोपोली प्रोड्यूसर। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि प्राइसिंग पावर में हम लोग इतने मजबूत नहीं है, या तो मैं समझता हूँ कि अंडर सेलिंग में शायद हम वल्नरेबल ज़्यादा है। जैसे मलेशिया बीइंग ए पाम प्रोड्यूसर जो अपनी प्रोड्यूस का प्राइस ले सकता है, वो प्राइस मेकर स्टेटस हम कुछ वजह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं।
जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, मैं समझता हूँ केस्टर एक माइनर क्रॉप है, तो इसमें तो कोई केस्टर रिलेटेड तो कोई अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हमारे साथ नागराज जी हैं। नागराज जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? क्या कुछ हो सकता है? गवर्नमेंट क्या कुछ अनाउंस कर सकती है इस बजट में, खासकर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की अगर बात करें? पहला कमोडिटी मार्केट्स के बारे में देखें तो अभी कमोडिटी मार्केट्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ नॉट अलाउड, जैसे पीएमएस सर्विस इज़ नॉट अलाउड कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देने के लिए पीएमएस जैसे इक्विटीज़ में है उसको अलाउ करना चाहिए, उसका एक एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा ये है कि सेबी और एफएमसी का मर्जर का बात चल रहा है, अगर ये दोनों मर्ज हुआ तो इक्विटी मार्केट में जैसा इम्प्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट्स आया है वो उसी तरफ का डेवलपमेंट कमोडिटी मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन बहुत भारी लेवल में है। और अगर ये मेजर हो गया तो एक एक्सपेक्टेशन है कि जैसे अभी सेबी का कैटेगरी 3 हेज फंड्स इक्विटी में अलाउ किया है, जैसी कमोडिटीज में भी हेज फंड्स अलाउ किया तो एफआईआई इन्वेस्टमेंट will come into picture, so that will enhance the liquidity significantly. So I think these two are the main expectations from the on the commodities market. In terms of the edible oil, आई थिंक द डिफरेंशियल अभी जो 5% का डिफरेंस है बिटवीन रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट और क्रूड ऑयल इंपोर्ट का जो 5% का डिफरेंशियल है, उसको बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री का मांग है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करे और रिफाइन करे तो इधर का रिफाइनर्स का थोड़ा फायदा हो सके, तो वो एक एक्सपेक्टेशन कि वो 5% का डिफरेंस 7.5% हो, ओके, वो होने का एक चांस है। मैं फाइनल टेक के लिए एक बार फिर से अनिल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। बजट और एफसीआरए की बात ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आने हैं, ऑप्शन को लेकर बातें हो रही हैं, बैंक को लेकर बातें हो रही हैं, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ करने के लिए बातें हो रही हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एफसीआरए को लेकर? कुछ इस बजट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार पार्लियामेंट्री कमेटी भी 2 बार बैठ चुकी है जिसने रिकमेंड किया है कि एफसीआरए में अमेंडमेंट होना चाहिए। और अब हम चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में आ गया, कमोडिटी एक्सचेंजेस जिनको फ्यूचर्स मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो हम ये समझते हैं कि वो पुश कर पाएंगे और इसमें एफसीआरए में अमेंडमेंट होना चाहिए, पास हो जाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम पैनलिस्ट का जो अपना व्यू दे रहे थे कि इस बजट में कमोडिटी मार्केट के लिए क्या कुछ हो सकता है।